चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां रामचरितमानस की प्रांतियां फाड़ने और जलाने के आरोप में पीजीआई थाने में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर माहौल बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, सुजीत, संतोष वर्मा और सलीम पर एफआईआर दर्ज की गई है और सभी आरोपी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उधर सनातन धर्म के पावन ग्रंथ रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अभद्र टिप्पणी से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक की ओर से अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लामी कट्टरपंथियों का एजेंट बताया गया, साथ ही निंदा भी की गई। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है। तो इस बात को कहते तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमीरपुर की, जहां इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक विधान परिषद के लिए शहर में 8 केंद्र पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन के लिए रविवार को 8 केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। शहर के 8 केंद्रों पर शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। साथ ही चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया है। चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने 2 निरीक्षक, 9 उप निरीक्षक, 7 हेड कांस्टेबल, 63 कांस्टेबल, 9 महिला कांस्टेबल और 2 प्लाटून पीएसी बल तैनात किए गए हैं। तो शिक्षक विधान परिषद का मतदान जारी है, जिसके लिए 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ बताते चलें कि कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि पूरे इस चुनाव को मॉनिटर किया जा सके। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इन चुनावों को लेकर बीते दिन से तैयारियां की जा रही हैं। उधर संत कबीर नगर में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। मतदान के लिए जिले में 10 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 7050 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि स्नातक एमएलसी चुनाव में 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा के कमलाकांत मौर्य के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। तो स्नातक चुनाव लगातार जारी हैं और आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं, जहां पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना आज मतदान कर रहे हैं। और है कि अपने जनपद में सभी ब्लॉक मुख्यालय सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें खैलाबाद में 2 बूथ हैं और बाकी जगह 1 बूथ है। इस समय
हम लोग बूथों पे जा रहे हैं। हमारे मजिस्ट्रेट SDM साहिबान, मजिस्ट्रेट और सभी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने बूथों पे मौजूद हैं। सबसे हमने टेलीफोन ले लिया और हम लोग निकले हैं ब्राह्मण में। एडिशनल साहब हम हर जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता हेमंत सिंह सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेमंत, आज मतदान जारी है, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं? जी दीप का आपको बता दें कि संत कबीर नगर में ये गोरखपुर स्नातक का चुनाव का चुनाव जारी है और सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतदान चल रहा है और जो है 24 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में है फिलहाल। लेकिन जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह और जो है दौड़ा कांत मौर्य के बीच जो है मिल रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिलाधिकारी कबीर नगर और एडीएम और पुलिस कप्तान के साथ साथ बस्ती मंडल के जो कमिश्नर है वो भी बूथों पर दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से निर्वाचन अधिकारी की तरफ से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, टीमों का गठन किया गया था, कल 4 बजे से ही रवाना कर दी गई थी टीम, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी जीत का आपको बता दें कि इस तरह से शाम से ही जो है टीमें रवाना की गई थी पोलिंग बूथों पर और जो ब्लॉक है संत कबीर नगर के जो 9 ब्लॉक है 9 ब्लॉकों को जो है मतदान केंद्र बनाया गया है और उसको सुरक्षा घेरे में दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान जारी है। और हमारे पास देखिए इस बीच का कुछ मतदान जो लोग हैं जो मतदान करके लौटे हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर जो दल है दलों के लोग जो है अपने साथ जो है अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की कवायद में जुटे हुए हैं, मतदाताओं को सहेजने में लगे हुए हैं। तो आप बताइए कि किस तरह का जो मतदान हो रहा है उसको लेकर आप लोग किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं मतदान करके आए? देखिए, समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के सभी लोगों के मिलकर प्रत्याशी है कमलाकांत मौर्य जी, जिसमें सब समाज के साथ दलित पिछड़े सबके समाज के लोग बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब लोग मन बना चुके हैं। जबकि गोरखपुर फाइजा सभा के नजदीक चुनाव में भारी मतों से विजय बना के हम लोग भेजे काम करें। किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में आप लोग मतदान करें? देखिए, मुद्दा हो चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान परेशान हो, चाहे व्यापारी परेशान हो, इस सरकार में सब लोग परेशान है। सब थोड़ा काम जीत के भीतर जाएंगे, MLC का चुनाव जीत जाएंगे, जब विधान परिषद बैठेंगे तब वो सबकी आवाज को बुलंद करेंगे, तो सबकी आवाज को वहाँ रखेंगे, तभी सब का भला होगा। क्या मानते हैं कि स्नातकों की बात ठीक से उठाई ली जा रही है, इस वजह से जो है कुछ दिक्कतें आ रही है? तो क्या देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे समाजवादी पार्टी से भी पहले जो है MLC थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के MLC है, तो क्या वो फिर एक बार चुनाव मैदान में है तो उसके हट जाने से कितना परिवर्तन आए? देखिए, देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो थे सपा के MLC थे, लेकिन वो उनका कोई ढुलमुल नहीं था, वो अस्थायी रूप में कहीं नहीं थे, उनको अपना जहाँ लाभ मिला। समाजवादी सरकार थी, भाग कर वहां चले गए, वहां से MLC बने और अब वो भाग कर सपा में चले गए हैं, भाजपा में चले गए हैं। लेकिन सारे होते जान चुके हैं, कभी इन्होंने आज तक विपक्ष कभी भी आज तक विधान परिषद में नौजवानों या किसी के तक कोई आवाज उठाए नहीं है। ये केवल अपना जो इनका बजट है उस बजट को बेचने का काम किए हैं। तो ये मतदाताओं का जो मानना है कि बजट बेचने का काम करते हैं, एक मतदाता और है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि अरविंद जी क्या मानते हैं कि चुनाव में देवेंद्र प्रताप सिंह जो है फिर एक बार चुनाव मैदान में, जबकि सपा से भी रह चुके हैं और पिछली बार भाजपा से भी चुने गए थे और इसी चीज पे आप फिर चुनाव मैदान में है, तो टक्कर कैसी देखी जा रही है? टक्कर बहुत जोरदार। अभी आप नाम लिया आपने देवेंद्र प्रताप सिंह पिछले 18 साल से मिलते, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने किसी भी शिक्षक बेरोजगारों की आवाज इन्होंने विधान परिषद में नहीं। आज विधान परिषद में मुख्य आवाज जो भी है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलाकांत मौर्य जी के पक्ष आज विधान बहुत उत्साह है नौजवानों में और अच्छे वोटों की संख्या में। आप देखेंगे
कि रिजल्ट जो है करुणाकांत मौर्य की तरफ से। तो देखा आपने कि किस तरह से परिवर्तन लोग चाहते हैं। हालांकि देवेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह जो है एमएलसी स्नातक के एमएलसी जो है चुके हैं, स्नातकों की बात उन्होंने किस तरह से उठाई या क्या किया ये तो सरकार में रहने वाले कार्यकर्ता ही समझ पाएंगे या ग्रेजुएट समझ पाएंगे। लेकिन इस बार जो है आगे की चक्कर जो है देखने को मिल रही है करुणाकांत मौर्य और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के। बिल्कुल हेमंत, आपने लोगों से तो बातचीत कर ली, लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप एक बार हमें वहां सुरक्षा व्यवस्था का पूरा दिखाएं कैमरे के माध्यम से। जी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अभी वोट परसेंटेज की बात अगर कर लेते हैं तो वोट परसेंटेज अभी 35 से 40% के बीच वोट पड़ पाया है और 7050 वोट जो है कबीर नगर में बताया जा रहा है कि स्नातकों का वोट है और 7050 वोट में जो है स्ट्रैटेजी के तक दोनों तरफ से भाजपा और उसकी तरफ से सपा की तरफ से देखने को मिल रही है और अभी 35 से 40% के बीच ही मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास और मतदाता अगर मौजूद हो तो उनसे एक बार अगर बातचीत हो जाए। जी जी, और मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और वो मतदाता ही मतदाता को खींच रहे हैं और उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि इस बार जो है इस चुनाव में क्या होने वाला है और किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? निश्चित है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। प्रमुख मुद्दा ये है हमारा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी बेरोजगारी के लिए विशेष ध्यान और शिक्षा जगत में समाजवादी पार्टी का विशेष योगदान था। जब जब समाजवादी पार्टी रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हमेशा शिक्षकों पर ध्यान दिया। कई हजार स्कूल जो उनके जमाने में एडेड आया, जो वित्त विहीन विद्यालय था उसको आज तक जितना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जितना विद्यालयों पड़े हुए थे वित्त विहीन, सबसे ज्यादा आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने वित्त विहीनों को रोजगार दिया। और आज सरकारी पेमेंट 70,000 80,000 वो जो वित्त विहीन लोग थे उन लोगों को मिल रहा है। शिक्षा नीतियों पर विशेष ध्यान समाजवादी पार्टी ने दिया और भाजपा के शासनकाल में दोबारा ये सरकार बनी है, कोई भी विद्यालय आज तक को नहीं आया और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। करुणाकांत मौर्य जी बनारस क्षेत्र से पहले लड़े थे, कम मतों से हारे थे। अबकी बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है, निश्चित तौर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप बताइए, आप भी मतदाता है और मतदाता कार्ड का प्रयोग आपने भी किया है, क्या मानते हैं कि इस बार का चुनाव जो है किन मुद्दों को लेकर होगा? सर, इस बार का चुनाव जो है ये स्नातक स्तरीय चुनाव है, यह पढ़े लिखे लोगों का चुनाव और बेरोजगार, शिक्षा मित्र, शिक्षक माने तमाम जो स्नातक पढ़े लिखे लोग हैं ये मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी के करुणाकांत मौर्य जी को जिताने का। इनकी पार्टी का समाज में खूब हल्ला चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और धरातल पर क्या इनका दिख रहा है। इस नाते स्नातक जितने भी हैं बेरोजगार, चलिए हेमंत, कोई भी कहीं पारदर्शिता नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से अपना अपना एजेंडा है और किस तरह से जो है मतदाता मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, जबकि पार्टी विशेष इसका महत्व नहीं रखेगी। लेकिन मुद्दे जो है इस चुनाव में जो है उभर कर आ रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा और शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा और शिक्षकों की जो पेंशन है उसका मुद्दा जो है खासा उभर कर आ रहा है। जी ठीक है हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उधर राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि अनियंत्रित ट्रक पलट जाने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष यादव जोमेटो डिलीवरी बॉय कर्मचारी के रूप में काम करता था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि किसी को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने अचानक से तेजी से ब्रेक मारा, जिससे ट्रक पलट गया और मृतक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल युवक को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चलें कि ट्रक की बोरियों पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मुहर लगी हुई थी। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में एक बदलाव देखने को मिला है। सर्दी बढ़ गई है। नोएडा की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि ठंड बढ़ी है। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बारिश की वजह से फिर से तापमान में गिरावट आई है। बताते चले कि आने वाले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बीते रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और बदले हुए मौसम की वजह से सड़कें भी खाली नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और जिसके चलते आप देख सकते हैं सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश से ठंड भी बढ़ गई है और ऐसे में लोग ज्यादातर सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी पहले ही जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, राजस्थान में बारिश के अलर्ट दिए गए थे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मथुरा से है, जहां प्रसिद्ध विश्राम घाट और उसके समीपवर्ती घाटों पर यमुना में मवेशियों के शव बहते हुए दिखाई दिए। तो वहीं मथुरा के मुख्य घाट पर सीवर का गंदा पानी यमुना में सीधे तौर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वर्तमान में मथुरा में यमुना प्रदूषण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और मथुरा में यमुना का जो हाल है उससे मथुरा का हर जनपदवासी भली भांति परिचित है। आलम यह है कि प्रशासन से लेकर सरकार के रवैये को देखकर सभी ने मौन साध रखा है। तो मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर यमुना में प्रदूषित पानी लगातार जा रहा है, जिसकी वजह से जो यमुना की स्थिति है, जो पानी है, और भी ज्यादा दूषित हो जा रहा है। यमुना वासियों ने इसको लेकर रोष भी व्यक्त किया है। चलिए अब आपको सीधा महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर लबाना समुदाय का कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज भी बिना आंखों से बाण चला सकता है। आपको यदि ये प्रदर्शन देखना है तो आप देखिए। और ये सुल्तान चंद की बात माना कि मेरा पृथ्वीराज चौहान 7 घड़ियाल घंटे जो 1-1 इंच मोटे थे उसको एक ही बाण में भेद सकता है। ये समाज की शूरवीरता देखिए मेरे भाई बहन। जब सारा समूह को बुलाया गया और सुल्तान का एक मंच बनाया गया, 7 घड़ियाल घंटे बांधे गए और पृथ्वीराज को लाया गया। आंख फूटी है, पट्टी बंधी है आंख पर और धनुष बाण हाथ में दिया गया।
और जब धनुष्यबाण हाथ में दिया गया, जब चंद ने कहा 4 हाथ 24 गज, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, ये समाज कितना शूरवीरता है। इस समाज ने राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए आखिरी मेरा पृथ्वीराज चौहान क्या करने जा रहा है, देखिए 4 हाथ 24 गज, अस्त्र है अंगुल प्रमाण, मत चूकिए पृथ्वीराज चौहान, उस पर बैठा है सुल्तान। जैसे ही कहा महाराज, जो हाथ जो घड़ियाल घंटे की ओर था वो ऐसे घूम गए 1 सेकंड में, और वह सुल्तान को वहीं पर ठाड़ कर दिया मंच पर। ये समाज, इनकी ज्ञान की आंखें, ये पृथ्वीराज चौहान आंखें फूटे हुए, फिर भी अंतिम में इस सुल्तान को मारकर चंद गए और कटियार निकालकर खुद भी मार दिए। तो लबाना समुदाय का कुंभ सम्मेलन चल रहा है, जहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। लबाना समुदाय का कुंभ कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। लबाना समुदाय के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कुंभ सम्मेलन का ये महाराष्ट्र में आयोजन है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।